दोस्तों, आवाज इंसान की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है, जहां पर इंसान अपनी जिंदगी के वो पल बिताता है जो उसके लिए उसकी यादें बन जाती हैं। तो आइए जानते हैं एक आवाज से जुड़ा किस्सा, जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी लगे कि इंसानों के अलावा इस दुनिया में भूत प्रेत नाम की भी कोई चीज होती है। दोस्तों, मेरा नाम रामू है और कुछ ही सालों पहले की बात है ये, जब मैं एक स्कूल में पढ़ाया करता था। सरकारी नौकरी होने की वजह से मुझे कभी अपने गांव आना पड़ता था तो कभी शहर जाना पड़ता था, और इसी चीज से तंग आकर मैंने एक दिन फैसला किया कि मैं कोई मकान ढूंढ लूंगा, और मैंने किया भी ठीक ऐसा ही। मुझे एक मकान मिला जो स्टेशन की पटरियों के बगल में पड़ता था, पर अच्छी बात तो ये थी कि वहां से स्कूल की दूरी सिर्फ 1 ही किलोमीटर की थी। ऐसे में मुझे एक बड़ा बेनिफिट मिल गया था। पहले ही दिन मैं अपने घर वालों के साथ उस मकान में रहने लगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि जिस मकान को मैंने अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान लिया था, वो मकान मेरी जिंदगी के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगा। रात के लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में वहां से एक ट्रेन गुजरती थी। वो रात की एक आखिरी ट्रेन होती थी। उसके बाद वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसर जाता, और तो और वहां चारों तरफ दूसरा कोई मकान भी नहीं होता था। हालांकि सड़क के सामने से एक कच्ची सड़क गुजरती थी, जहां से कुछ गाड़ियां गुजरती रहती। ऐसे में रात होने के बाद वहां का माहौल थोड़ा सा डरावना हो जाता, पर मुझे इस चीज से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मुझे अपने लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी, और मैं इस बात को अच्छी तरह जानता था कि आने वाले वक्त में यहाँ पर भी फ्लैट बनने लगेंगे। मैं अपनी बीवी और अपनी मम्मी के साथ उस मकान में रहने लगा। 3 से 4 दिन बीतने तक तो वहाँ सब कुछ एकदम नॉर्मल रहा, और अब देखते ही देखते हमारा रूटीन भी बनने लगा। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। 18 दिसंबर की रात जब मैं ड्यूटी करके अपने घर लौटा तो मैंने देखा कि घर की चौखट के ऊपर खून बिखरा हुआ था। अब ये देखकर मैं तो घबरा गया और भागता हुआ घर के अंदर पहुंचा, लेकिन फिर मुझे पता चला कि घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन मुझे अच्छे से याद था कि जब मैंने घर में पहला कदम रखा था तो मैंने देखा था कि पूरी चौखट खून से लाल हो गई थी, और यही बात मैंने अपने मम्मी पापा और अपनी पत्नी सुरीति को बताई। मेरी बात सुनकर सुरीति को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके बाद वो मुझे पकड़कर बाहर लेकर आई, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने उसे बताया था। उसके बाद सुरीति ने कहा, लगता है काम ज्यादा करने की वजह से आपको स्ट्रेस कुछ ज्यादा ही हो गया है। सुरीति की बात सुनकर मुझे भी ऐसा ही लगा कि कहीं ना कहीं स्कूल में बच्चों के साथ बहस करने की वजह से मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। इसलिए मैंने खाना पीना किया और सोने के लिए कमरे में चला गया, और मैं अभी अपने कमरे में जाकर सोने वाला था कि अचानक ही मुझे बाहर की ओर से किसी की आवाज आई। लेकिन मेरे सारे घर वाले तो घर में ही थे। फिर उसके बाद मैंने अपने कमरे के अंदर वाली खिड़की को खोलकर बाहर की ओर देखा, लेकिन उस गुप्त अंधेरे में मुझे कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। इधर उधर देखने के बाद अचानक ही मेरी नजर एक सफेद रंग पर पड़ी, तो मैंने देखा कि उस ट्रैक की पटरियों के बीचों बीच में मुझे कोई महिला खड़ी हुई नजर आ रही थी। हालांकि अंधेरा होने की वजह से वहां का माहौल मैं ठीक से तो नहीं देख सकता था, लेकिन वो थी कोई महिला ही जो सिसक सिसक के रो रही थी। दूर से देखने पर तो ऐसा ही लगता था कि उस महिला ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। तभी मैं अपनी बिस्तर से उठा और फिर बाहर आ गया। मैं यही देखना चाहता था कि आखिर वहां चल क्या रहा है। मगर उसके बाद जब मैं अपने घर से बाहर निकलकर बाहर की तरफ नजर आ रही उन पटरों के पास पहुंचा तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि वहां पर तो कोई भी नहीं था। एक बार के लिए मुझे सदमा सा लगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद ज्यादा थकावट की वजह से बार बार मेरे साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधा जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। मेरी ये सब हरकतें देखकर मेरी पत्नी भी थोड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई। फिर जब मेरी आंख लगी तो मुझे महसूस हुआ कि ठंड से मेरा पूरा शरीर अकड़ गया था। हालांकि मैंने कंबल तो ओढ़ रखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कमरे के अंदर इतनी ठंड का होना काफी अजीब बात थी। उसके बाद जब मैंने अपने कंबल उतारकर अपने आजू बाजू में देखा तो मैंने पाया कि वो खिड़की खुली हुई थी।
जो पटरियों की तरफ थी। मैं जैसे उस खिड़की को बंद करने के लिए उसकी ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि उन पटरियों के ऊपर मुझे एक बच्चा और एक महिला खड़ी हुई नजर आ रही थी। दोस्तों, ये वही महिला थी जो थोड़ी देर पहले मुझे वहां पर रोती हुई दिखाई दे रही थी। इस बार जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैं समझ गया कि ये मेरा वहम तो नहीं हो सकता। भले ही मैं थका हुआ हूँ, लेकिन मेरी नज़र इतना भी धोखा नहीं खा सकती कि मैं 2 बार एक ही महिला को एक ही जगह पर देख लूं। मुझे लगा कि कहीं ये महिला किसी मुसीबत में तो नहीं है, और यही जानने के लिए मैं तुरंत ही कमरे से बाहर आ गया और उन पटरियों की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी मुझे आवाज आई, अरे बेटा, इतनी रात को कहाँ पर जा रहा है? जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि शायद पापा टॉयलेट करने के लिए उठे थे। उनको वहां पर खड़ा देखकर मैंने उनको पूरी बात बताई और मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि चल जरा देखते हैं आखिर वहां पर क्या मामला है। उसके बाद मैं और पापा जी वहां पर पहुंचे तो हम दोनों फिर से हैरान हो गए। दरअसल हमने देखा कि वहां पर फिर से हमें कोई नजर ही नहीं आ रहा था। हम दोनों अभी भी उस जोरदार अंधेरे के बीच में खड़े होकर इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी पापा जी हल्का सा मेरे बगल में पहुंचते बोले, देख बेटा, वो सामने तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? जैसे मैंने उस ओर देखा तो मैंने पाया कि वो एक महिला ही थी जिसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। हालांकि पापा की नज़र थोड़ी कमज़ोर थी, इसलिए उन्हें ठीक से कुछ नज़र नहीं आता था, पर अंधेरा होने के बावजूद भी मुझे एहसास हो रहा था कि ये वही महिला थी। उसके बाद मैं और पापा उस महिला की तरफ चल पड़े। हम दोनों को डर तो लग रहा था, लेकिन हम दोनों किसी तरह हिम्मत करते हुए उस महिला के पास पहुंच गए। पर जैसे हम उस महिला के पास गए तो हमने उस महिला से पूछा, अरे आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या आप जानते नहीं हैं कि ये इलाका कितना सुनसान है? हमारी बात सुनते उस महिला ने हल्की सी आवाज में कहा, वो मुझे मदद की ज़रूरत है। मेरे पति बहुत दर्द में हैं। अगर आप चलकर मेरी मदद नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं और मेरे पापा दोनों ही हैरान हो गए थे। और उसके बाद हमने बोला, कहाँ हैं आपके पति? तो उसने बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे रेलवे ट्रैक के अंदर उनका पाँव फंसा हुआ है, और अगर उनका पैर नहीं निकला तो वो ट्रेन के नीचे आ जाएंगे। अब उसकी ये बात सुनते मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। और उसके बाद मैंने उस महिला से बोला, अच्छा तो चलिए जल्दी, हम उनका पैर जल्दी से निकालते हैं। दोस्तों, उस वक्त मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे जो मैं उस महिला से पूछना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि इस वक्त उसकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैं और मेरे पापा उस महिला के पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी दूर आगे आने के बाद मेरे पापा ने उस महिला से पूछा, आपके पति कहाँ हैं? दिखाई तो नहीं दे रहे। लेकिन उस महिला ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चलती ही जा रही थी और हम भी अब अपने मकान से काफ़ी दूर आ गए थे। यूं ही चलते चलते हमें एहसास हुआ कि हमारे पीछे भी कोई आ रहा है। और जैसे मैं और मेरे पापा ने पीछे घूम कर देखा तो वहाँ पर हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बाद में जब हम दोनों वापस से सामने घूमे तो हमें एक सदमा सा लगा, क्योंकि जो महिला अभी अभी हमारे साथ में चल रही थी तो वो अब मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं और मेरे पापा ने जब ये दृश्य देखा तो हमारे रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम सा गया। मेरे पापा तो उसी वक्त समझ गए कि ये कोई भूत प्रेत वाला चक्कर है। इसलिए मेरे पापा ने बोला, बेटा हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, जल्दी से निकल यहाँ से। उनकी बात सुनते मैंने भी वापस से अपने कदमों को पीछे मोड़ना शुरू कर दिया। पर तभी मुझे आवाज आई, मेरी मदद करो। इस आवाज को सुनकर मेरे कदम फिर से रुक गए, लेकिन मेरे पापा मुझे वहां से निकलने को बोल रहे थे। एक बार के लिए मैंने अपने पापा को कहा, अरे पापा हम देखते हैं, अरे पापा हम देखते हैं ना, अरे पापा हम चलो चलकर देखते हैं, शायद सच में कोई मुसीबत में हो और ट्रेन के नीचे आकर बेचारे की मौत हो जाए तो। मेरी बात सुनते ही पापा बोले, यहाँ पर कोई आदमी नहीं है बेटा, ये सब काली शक्तियों का भ्रम है जिसके अंदर हम फंसते जा रहे हैं। पापा की बात सुनते मैंने बोला, अरे पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ कोई भूत पिशाच नहीं है, ये सब तो कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है कि सच में कोई आदमी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस बार मैंने अपने पापा पर जोर दिया, तभी मेरे पापा भी मुझे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए। और उसके बाद हम दोनों वहाँ से ठीक थोड़ी सी दूर आगे और पहुँचे तो मैंने देखा कि एक आदमी सच में ट्रैक के बगल में बैठा हुआ था और उसका पाँव पटरियों में फंसा हुआ था। उसके बगल में वो महिला और उसका वो बच्चा भी नजर आ रहा था। उन सभी को वहाँ पर देखकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। इससे पहले कि मैं उस आदमी का पाँव निकालने के लिए उसकी तरफ बढ़ पाता कि अचानक मुझे एक रोशनी नजर आई। ये रोशनी ट्रेन की ही थी।
मैं समझ गया था कि ट्रेन इसी की तरफ आ रही है, लेकिन अब जो ट्रेन आ रही थी उसका तो कोई फिक्स टाइम ही नहीं था। शायद ये कोई लोकल ट्रेन नहीं थी, हो सकता है कोई इमरजेंसी मालगाड़ी हो। यही सोचते हुए मैं उस आदमी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन इसी बीच रफ्तार से वो मालगाड़ी जहां हम खड़े थे ठीक उसी जगह पर पहुंच गई। इतनी जल्दी मालगाड़ी को आता हुआ देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई, और उसके बाद वो मालगाड़ी देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने उस आदमी के पैर के साथ साथ उसके पूरे धड़ के ऊपर से निकल गई। अब ये डरावने असली चित्र देखकर तो मेरी सांसें ही फूल गई थी और मेरा पूरा बदन सहम उठा था। भय से मेरी हालत ही खराब हो गई थी। मुझे लगा कि इस आदमी का शरीर अब पूरी तरह से कट फट जाएगा। मेरे पापा भी इस दृश्य को देखने के बाद बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे। उसके बाद जैसे वो मालगाड़ी वहां से गुजरी और जैसे मैंने वहां का दृश्य देखा तो मैंने पाया कि उस आदमी का कटा हुआ शरीर उस महिला के सामने पड़ा था और वो महिला जोरों से हंसे जा रही थी। उस महिला की एक करतूत देखकर मुझे अजीब सा लगा। तभी उस महिला ने कहा, तुम लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, इसलिए तुम लोगों को मौत के घाट उतारना पड़ता है। इस बार उस महिला का चेहरा साफ साफ नजर आने लगा था। चांद की हल्की हल्की रोशनी में मैंने देखा कि उसका चेहरा बहुत ही खुंखार था, जो किसी जानवर की तरह दिखता था। तभी मैंने अपने पापा को तुरंत ही वहां से भागने को बोला और हम दोनों सरपट भागने लगे। फिर थोड़ी देर की मशक्कत के बाद हम दोनों हमारे मकान के पास पहुंच गए और भागते मकान के अंदर घुस गए। तब तक मेरी पत्नी और मेरी माँ भी नींद से उठ गई थी, और जैसे उन्होंने हमें इस हालत में देखा तो उन्होंने पहले तो हमें पानी पिलाया और फिर हमने उन्हें पूरी बात बताई। दोस्तों, मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो भयानक रात कटी और सुबह हुई। तो सुबह होने के बाद मैं और मेरे पापा वहीं पर मौजूद एक गणेश जी के मंदिर में पहुंचे। हम अपने घर से एक नारियल लेकर पहुंचे थे, और जैसे वहां के पंडित जी ने उस नारियल को देखा तो उन्होंने बताया कि आपके घर के आजू बाजू में एक महिला और उसके बच्चे की आत्मा भटकती है। ऐसे में आपके लिए सही होगा कि आप उस मकान को छोड़ दें। हम उस मकान के अंदर शिफ्ट हुए। थोड़ा समय बीत गया था। इस समय हमारा मन नहीं कर रहा था कि हम उस मकान को छोड़ दें, लेकिन इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। उसके बाद मैंने उस पंडित जी से पूछा कि आखिर वो महिला है कौन और बार बार मुझे रेलवे ट्रैक पर क्यों नजर आ जाती है। तभी उन्होंने मुझे बताया कि मैं पहला आदमी नहीं हूँ जो इस तरह की घटना लेकर उनके पास पहुंचा हूँ। पहले भी बहुत सारे लोग इसी तरह के सिलसिले से लेकर मेरे पास पहुंचे हैं और उनके साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ है। दोस्तों, पंडित जी की बात सुनकर हमने वो घर छोड़ दिया और फिर हम वहीं से काफी दूर जाकर एक घर में बस गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।